नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का आज है हमारा सेशन नंबर 31। तो इस सेशन में हम जो टॉपिक्स आज कवर अप करेंगे, जो स्टोरीज हम आपके लिए आज कवर अप करेंगे, वो है पहला, नेशनल हेल्थ मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ध्यान रखना है आपको। दूसरा, स्माइल स्कीम, क्या है स्माइल स्कीम, इस पे बात करेंगे। तीसरा, भारत का ऊर्जा क्षेत्र यानी इंडियाज विंड एनर्जी, इस पे हम बात करेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में हम किस पे बात करेंगे, आज हम विंड एनर्जी के ऊपर हम बात करेंगे। देन स्टैंड अप इंडिया स्कीम एंड ई आस्थी, क्या है ई आस्थी, इसके बारे में जानेंगे। एंड 97th अमेंडमेंट एक्ट, और फिर एमसीक्यूज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहली स्टोरी है हमारी नेशनल हेल्थ मिशन को लेके। इसके बारे में कुछ कुछ बेसिक जानकारी पहले देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था। आप जानते हैं कि ये जो मिशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में लॉन्च किया था। उस वक्त नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक होता था जो 2005 में आया हुआ था, और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन होता था जो 2013 में आया हुआ था। राइट, 2005 में क्या आया था, रूरल के लिए हेल्थ मिशन आया था। 2013 में क्या आया था, अर्बन के लिए हेल्थ मिशन आया था। इन दोनों को करके बना दिया गया एक, और उसको नाम दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन, लॉन्च इन 2013। क्लियर है यहाँ तक? The NHM envisages achievement of universal access to equitable, affordable and quality healthcare services that are accountable and responsive to people's need. तो नेशनल हेल्थ मिशन, इसके नाम से ही उजागर हो रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कि सभी की जो स्वास्थ्य है वो अच्छी हो, दीर्घायु हो, सब बढ़िया हो। तो एनएचएम इसके लिए क्या करता है, बहुत तरीके की अलग अलग तरीके की सेवाएं, फ्री सर्विसेज भी हैं इसमें, वो इसमें इंक्लूड करके मुहैया कराता है आम नागरिकों को। जैसे जिसमें आपका मैटरनल हेल्थ आ गया, चाइल्ड हेल्थ आ गया, एडोलसेंट हेल्थ आ गया, फैमिली प्लानिंग हो गई, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया। राइट, आपने मिशन इंद्रधनुष भी सुना ही होगा, तो वो भी इससे से रिलेटेड आ जाता है थोड़ा बहुत। एंड फॉर मेजर डिजीजेस सच एज टीबी, वेक्टर बोर्न डिजीज को अगर ले लिया जाए तो मलेरिया, जिसके सितंबर वगैरह अगस्त वगैरह में मानसून खत्म होते ही काफ़ी ज़्यादा मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं कि मलेरिया डेंगू के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड काला आजर, लेप्रोसी वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसके अचीवमेंट्स की जहां तक हम बात करें, क्योंकि 2013 में आया था भाई, तो 8 साल तो हो गए, कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा। तो इसके अचीवमेंट में यह है कि उस वक्त एमडीजीज हुआ करते थे, एसडीजीज नहीं, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिनको बाद में चेंज करके क्या बोला गया, एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। राइट, तो उनके साथ इसके अचीवमेंट को अगर हम गौर से देखें तो कुछ कुछ जगहों में, कुछ कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी जो है सुधार देखने को मिले हैं। चाहे वो मैटरनल हेल्थ के ऊपर हो, न्यू बॉर्न चाइल्ड हेल्थ के ऊपर हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के ऊपर हो, जो लगातार 2013 से डिक्लाइन होता चला गया, तो बहुत अच्छी बात थी ये। इन्फेंट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट्स की जहां तक बात करें, वेयर इन द रेट्स ऑफ डिक्लाइन इन इंडिया आर मच हायर देन द ग्लोबल averages and these decline have accelerated during the period of implementation of NHM। तो उसी वक्त ही था। राइट, so far 20,990 emergency response service vehicles are operational under NRHM। राइट, NRHM क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो उसके तहत 20,990 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स जो हैं वो ऑपरेटिव किए गए, यानी उनको चलाया गया। ये आपका आता है नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज के अंदर में। राइट, नेशनल हेल्थ एम्बुलेंस सर्विसेज आप कह सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। मुझे अभी भी याद है 2013-12 के आसपास में विज्ञापन आया करते थे डीडी नेशनल जैसे चैनल पे, या फिर जो भी चैनल्स आप देख रहे हैं, तो उस पर विज्ञापन आया करते थे कि गांव में अगर कोई महिला अगर गर्भवती है तो उसका ध्यान किस तरीके से रखना चाहिए और किस तरीके से उसे हॉस्पिटल लेके आया जाना चाहिए। क्योंकि गाँव की हालतों में ये था कि उस वक्त सड़कें वगैरह इतनी स्मूथ नहीं थी, अब तो काफ़ी मतलब विकास हुआ है, लेकिन उस वक्त सड़कें वगैरह इतनी स्मूथ नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशंस नहीं होते थे। राइट, बैलगाड़ी पे लेके जाना पड़ता था जिसमें झटके बहुत लगते हैं, तो ये सारी दिक्कतें वहाँ पर थी। बिसाइड्स 5,499 पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आर ऑल्सो डिप्लॉयड पर्टिकुलरली फॉर प्रोवाइडिंग फ्री पिकअप एंड ड्रॉप बैक फैसिलिटीज टू द प्रेग्नेंट वुमेन एंड सिक इन्फेंट्स। तो इस तरीके की चीज़ें की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें साथ ही साथ जो आपका जो इसमें जो डॉक्टर्स लोग हैं जो इसमें मदद करते हैं, डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गए, हेल्थ वर्कर्स हो गए, उनका भी सपोर्ट इसके लिए, इस मिशन के लिए ज़रूरी है। तो उनके मतलब स्टाफिंग में भी जो है काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर प्रोग्राम, जिसे आशा आप तो जानते ही हैं, विश्व का सबसे बड़ा कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर प्रोग्राम है, जिसका नाम है क्या, आशा। आशा का मतलब क्या, क्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। कुछ और इनिशिएटिव्स इस कदम में हेल्थ सेक्टर में लॉन्च किए गए, जैसे जनानी शिशु
सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। राइट, तो ये सारा था नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से बनने चाहिए। और ये उसकी एक छोटी सी इन्फोग्राफिक, इसे आराम से पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ये नेशनल, अगर वो नेशनल हेल्थ मिशन है तो ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के ऊपर बात कर रहा है। राइट, आगे चलते हैं। हमारी दूसरी स्टोरी दैट इज स्माइल स्कीम। क्या है स्माइल का मतलब? स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। क्या बोला मैंने? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है। इट इंक्लूड्स अ सब स्कीम, इसमें एक सब स्कीम भी आती है, दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कंप्रीहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्संस इंगेज्ड इन बैगिंग। तो बैगिंग से रिलेटेड ये जो है चीजें हैं, इसी का एक सब पार्ट है, एक सब स्कीम है स्माइल स्कीम का। दोबारा नाम पढ़ देता हूं मैं आपके लिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्संस इंगेज्ड इन बैगिंग। अब इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो रिहैबिलिटेशन पर है, मेडिकल फैसिलिटीज के प्रावधान को सही करने पर है, काउंसलिंग पर है, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक लिंकेजेस, इन सब चीजों पे ये जो है स्कीम बात करता है रिलेटेड टू बेगिंग, related to those persons that are engaged in begging. It is estimated that an approximate 60,000 poorest persons would be benefited under this scheme for leading a life of dignity. तो लगभग जो 60,000 सबसे गरीब जो लोग हैं उनकी जिंदगी को ये बेहतर कर सकता है, ऐसा इस स्कीम में बोला जा रहा है, एस्टिमेट अनुमानित लगाया जा रहा है। It will be a comprehensive scheme for persons engaged in the act of begging. The scheme has been implemented in the selected cities on the pilot basis having large concentrations of beggars community. तो 2000, हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2001 से 2011 की अपेक्षा में जो बेगर्स हैं भारत में कम हुए हैं। चार्ट दिखाऊंगा आपको बहुत बढ़िया वाला। During the year 2019-20, the ministry has released the amount of rupees 1 crore to National Institute of Social Defense, इस तरीके के भी इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखना है आपको, and rupees 70 lakh to the National Backward Classes फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर बेगर्स। क्योंकि अगर जो लोग भीख मांग के अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं, जो लोग मतलब इस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके पास मतलब संविधान में भी है और वैसे भी एक मानवता के तौर पे भी उनको उस जहाँ पे अभी वो है, जिस स्तर पर वो हैं, वहां से उठा के अगर उन्हें एक अच्छा स्तर दिया जाए तो क्या इसमें बुराई है? राइट। बेगर्स इन इंडिया पे अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 टोटल नंबर्स ऑफ बेगर्स इन इंडिया इज दिस, इंक्लूडिंग इतने मेल एंड इतने फीमेल। थोड़े आंकड़े इधर उधर हो जाते हैं तो आप टेंशन मत लेना, अगर जो चार्ट में दिखाऊं अगर उससे ये आंकड़े थोड़े से अगर डिफर करें तो टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड द नंबर हैज इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट सेंसस। वेस्ट बंगाल टॉप्स द चार्ट followed by Uttar Pradesh and Bihar at number 2 and 3 respectively. Lakshadweep merely has 2 vagrants according to the 2011 census. Among the UTs, New Delhi had the largest number of beggars, 2187 followed by 121 in Chandigarh. चंडीगढ़ में सबसे कम और नई दिल्ली में जो है सबसे ज्यादा है। मैं अगर नई दिल्ली की बात करूं तो नई दिल्ली में जो सबसे फेमस इलाका है कनाट प्लेस, सीपी। आप में से कितने लोग सीपी गए हैं जरूर बताइएगा। इसमें सर्कल्स में ये पूरा का पूरा बना हुआ है। और अगर आपको भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल लाइव देखना है ना, तो आप कुछ मत कीजिए, आउटर सर्कल से इनर सर्कल की तरफ बढ़ते चले जाइए। यू विल सी अ ड्रामेटिक इमेंस चेंज। राइट, आपको बहुत बड़ा चेंज दिखने को मिलेगा कि आउटर सर्कल पे क्या है स्थिति और इनर सर्कल पे क्या है स्थिति। यू विल टोटली अमेज्ड। मैं तो बहुत अमेज हुआ था जब मैं गया था। Among the northeastern states, Assam topped the chart with 22,116 beggars. इसमें हालांकि ये भी बोला जाता है कि आसाम वगैरह के इलाकों में इंसर्जेंसी भी होती है और काफ़ी लोग मतलब इस भेष में लाए भी जाते हैं अटैक वगैरह प्लानिंग करने के लिए। While Mizoram ranked low with 53 beggars, recently the Supreme Court has agreed to examine a plea for decriminalization begging. जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से ये मामला उठा था, which has been made an offence in the various states under Prevention of Begging Act. तो पिछले साल के आसपास, पिछले 2019 में ये मामला मतलब डीक्रिमिनलाइजिंग द बेगिंग, इस पे मामला जो है वो उठा था और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की तरफ, मेरे को पूरा सही तरीके से मैं कंफर्म नहीं हूँ तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा अपनी तरफ से,
माइट बी कि वो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट ना हो कि कोई और हाई कोर्ट हो, लेकिन 2019 में ये मामला जरूर उठा था, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ बेगिंग, राइट। और ये पुअर शो यहाँ आप देख सकते हैं 2011 का सेंसस और 2001 का सेंसस, राइट। बेगर्स यानी वेग्रेंट्स भी आप कह सकते हैं, उसका रिलीजियस ओरिएंटेशन दिखा रखा है, मेल फीमेल रेशियो अमंग बेगर्स वगैरह दिखा रखे हैं। सोर्स सेंसस ऑफ इंडिया 2011, थोड़े आंकड़े इधर उधर होते हैं, ये शायद उस वक्त का चार्ट था तो इसलिए बिल्कुल लाइव आया, धीरे धीरे कुछ आंकड़े और बाद में एडजस्ट किए जाते हैं, तो आपको आंकड़ों पे नहीं जाना, आपको बस इतना देखना है कि है क्या सिनेरियो, क्या चल रहा है अभी हाल फिलहाल। तीसरी अगर खबर पे आए, इंडियाज विंड एनर्जी, तो एमएनआरई यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके मंत्री महोदय का नाम बता दीजिए, कौन है इसके कर्ता धर्ता, has set a target of installing a 5 gigawatt of offshore capacity by 2022 एंड 30 गीगावाट बाय 2030। तो ये टारगेट्स वगैरह आपको याद रखने हैं थोड़े से। 5 गीगावाट का क्या टारगेट है भैया, ऑफशोर कैपेसिटी का टारगेट है 2022 तक का, और 30 गीगावाट है 2030 तक का ऑफशोर कैपेसिटी में ही। इंडिया कैन जनरेट 127 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी विद इट्स 7,600 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। विंड एनर्जी की जहां तक हम बात करें तो विंड एनर्जी जो है वो दो अलग अलग तरीकों से आती है। एक होता है ऑनशोर, ऑनशोर का मतलब हो गया जो लैंड पर है, जो इंस्टॉलेशंस विंड टर्बाइंस वगैरह आपने जमीन पर किए हैं। और ऑफशोर का क्या मतलब होता है, ऑफशोर का मतलब होता है ऐसे इंस्टॉलेशंस जो वाटर बॉडीज के अंदर किए गए हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड ऑफशोर। तो ये जो टारगेट्स ऊपर मैंने आपको बताया ये ऑफशोर टारगेट्स हैं। ऑफशोर विंड एनर्जी रेफर्स टू द डेप्लॉयमेंट ऑफ विंड फार्म्स इनसाइड द वाटर बॉडीज। They utilize the sea winds to generate electricity. These wind farms either used fixed foundation turbines or floating wind turbines। इन चीज़ों को जो है ये लोग यूज़ करते हैं, या तो फिक्स्ड फाउंडेशन टर्बाइंस को यूज़ करेंगे या फिर तैरने वाले यूज़ करेंगे, क्योंकि वाटर बॉडीज के अंदर में है ना, राइट। और आपका ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स तो है ही है। इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम विंड रीच 39.2 गीगावाट ईयर इन मार्च 2021। तो लेटेस्ट अपडेट भी इसमें लिख दी है मैंने। An addition of another 20 gigawatt over the next 5 years is expected to happen। तो बहुत अच्छी बात है अगर हम ये कर ले 1 साल के अंदर में ही, 5 साल के अंदर में ही। द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR ऑफ विंड जनरेशन हैज बीन 11.39% बिटवीन 2010 एंड 2020। तो ये थोड़े से आंकड़े वगैरह हैं, इनको आप देख लीजिएगा, राइट। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे यूज़ किया जा रहा है 7 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तमिलनाडु। इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर आप ऑफशोर विंड फार्म्स ज़्यादा करते हैं तो उसमें जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है, CUF कहते हैं, कितना आपने कितने कैपेसिटी पे आपने उसको यूज़ किया, तो वो जो है ऑफशोर विंड फार्म्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू ऑनशोर विंड फार्म्स। इसीलिए ऑफशोर विंड पावर जो है वो लॉन्ग ऑपरेटिंग आज तक चलते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा वो डिस्ट्रप्शन नहीं है ना। आपका वाटर बॉडीज के अंदर में है तो क्या डिस्ट्रप्शन है, जबकि लैंड पे होने पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस वगैरह होते रहते हैं, फिर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के और अलग अलग तरीके के बहुत से काम वहाँ पर आ जाते हैं। फर्दर मोर द विंड फ्लो इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय हिल्स एंड बिल्डिंग्स। तो ये भी एक रीज़न है कि विंड फ्लो जो है वो हिल्स और बिल्डिंग से रिस्ट्रिक्ट होता भी नहीं है। तो बहुत अच्छा है, भारत अगर इस क्षेत्र में अगर कदम रख रहा है विंड एनर्जी के सेक्टर में तो बहुत अच्छी बात है, और हम विश करेंगे कि जल्दी से अच्छी ये टारगेट्स अचीवेबल हों, और ये अचीवेबल भी हैं और इंडिया इसमें कर भी लेगा, देखेंगे आगे। और ये बहुत अच्छा जो है चार्ट है आपके लिए, सभी मतलब रिन्यूएबल पावर कैपेसिटीज़ को लेकर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना कितना क्या है। जैसे जियो थर्मल आप देख लीजिए, सोलर PV देख लीजिए, बायोमास, विंड और फिर हाइड्रो। तो हाइड्रो ऊपर है, फिर विंड है। तो ये आप देख सकते हैं 2004 से लेकर 2011 तक का ये एक पूरा का पूरा एक बढ़िया बनाया गया है। तो काफ़ी आउटडेटेड चार्ट है, लेकिन कोई नहीं, समझ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त की ये सारी चीज़ें हैं जो आज हम देखने को जो आज हम पढ़ रहे हैं, राइट। अगली स्टोरी पे आए तो एक और मतलब ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट, स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में लॉन्च की गई थी। किस लिए लॉन्च की गई थी, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रास रूट लेवल, फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन। तो इसको लेकर ये स्कीम को लाया गया था, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। बहुत सारे CEO बैठे हुए थे जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था अप्रैल 2016 में। अभी हाल फिलहाल इसमें खबर यह है कि इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं स्कीम के अंदर में। साथ ही साथ जो वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसने इस स्कीम को 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है, राइट। स्कीम का मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव ये था जो आज हम स्टार्टअप इकोसिस्टम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये उसी का मतलब परिणाम है। ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो उस वक्त लाया गया था, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता को लोगों में उजागर करना,
और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, ताकि जॉब क्रिएशन भी हो सके। और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का कॉन्सेप्ट लेके आना कि वुमेन को भी एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाना चाहिए, उनके पास भी बहुत सारी कलाएं हैं, उन कलाओं को अगर हम सही तरीके से मार्केटाइज करें, सही तरीके से उसे निखारें, लोगों तक पहुंचाए, तो वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं अपनी लाइफ में। द मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट फॉर लोन्स अंडर द स्कीम हैज बीन रिड्यूस टू, तो ये कुछ चेंज किए गए हैं कि पहले इसमें जो लोन वगैरह का सिस्टम था उसमें 25% तक की मतलब रिक्वायरमेंट होती थी, अब उसमें 15% कर दी गई है, तो 10% का जो थोड़ा सा छूट वहां पे दिया गया है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज को इसमें इंक्लूड कर दिया गया, पहले नहीं थे। ऑफिस ऑफ सिडबी एंड नाबार्ड आर डेजिग्नेटेड स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स, SUCC, स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स, यानी कि सिडबी और नाबार्ड। आप बताइए मुझे, नाबार्ड का गठन कब हुआ था? When NABARD established, right? Banks have sanctioned rupees 26,204 crore to about 1,16,266 beneficiaries under the scheme in the last 5 years। हालांकि ये बहुत ही कम आंकड़े हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट था जब इसे लॉन्च किया गया था, और एक बिल्कुल अलग ही उत्साह और एक अलग ही उमंग से इसको लॉन्च किया गया था। मैंने इसको लाइव देखा था, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से उस वक्त क्या जोश था इसको लॉन्च करते वक्त। The scheme was benefited more than 93,000 ऑलमोस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, राइट, खासकर जो ट्राइबल वुमेन्स हैं आपकी। बेनिफिशरीज में बात करें तो इसमें कुछ लिस्ट है कि किस किस को ये मदद करेंगे, जैसे कि अगर आप SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, 18 साल से ऊपर हैं, लोन वगैरह के लिए तभी आपको मिलेंगे अगर आपका काम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। बोरोवर शुड नॉट बी डिफॉल्ट टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। In case of non-individual enterprises, at least 51% of shareholding and controlling stake should be held up either by an SC और ST woman entrepreneur। तो ये सारी इसमें जो है माइक्रो डिटेलिंग्स है, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसमें क्या किया गया है, 5 साल के लिए एक तो एक्सटेंड कर दिया गया है, साथ ही साथ इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें आपका जो लोन फैसिलिटी वगैरह उसमें 25% जो भी है उसको कम करके 15% कर दिया गया। अलाइड एग्रीकल्चर सर्विसेज को इंक्लूड कर लिया गया। सिडबी और नाबार्ड को बोल दिया गया कि भाई आप लोग स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स हैं। तो ये कुछ इसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। अगले खबर पे हम चले तो नेक्स्ट है हमारे पास ई आस्थी। ई आस्थी प्रोजेक्ट क्या है? ई आस्थी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको डिजिटाइज करना, डिजी लॉकर में लाके बंद कर देना मजाक कर रहा था, मतलब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करना। इसको 100 वार्ड्स में जो है, बेंगलुरु का जो मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके 100 वार्ड्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इम्प्लीमेंट हो भी रहा है ये एट प्रेजेंट। ई आस्थी सॉफ्टवेयर वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय NIC, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको बनाया है फॉर ऑल द लोकल अर्बन बॉडीज। इट वाज लेटर कस्टमाइज्ड बाय कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट। NIC established in 1976 under METI provide network backbone and e-governance support to the UT state and union governments। बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे आप BBMP भी कहते हैं, वो इस पे काम कर रहा है। साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ये तीनों जोन को इसमें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो भी वहां से प्रॉपर्टी रिलेटेड जो मामला है, क्योंकि हाउस टैक्स वगैरह तो देना ही पड़ता है ना, और प्रॉपर्टी तो इतना बड़ा पंगा है कि भाई भाई की नहीं सुनता, राइट। तो इसमें सरकार को काफी फायदा मिलेगा, इससे ट्रांसपेरेंसी काफी अच्छी हो जाएगी, राइट। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अच्छे से आप रख पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, स्टैम्प्स आउट इलीगल ट्रांजैक्शंस एंड कटिंग आउट मिडलमैन। तो ये भी इसमें एक बहुत बढ़िया बात है। तो ई आस्थी जो है आप याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर एग्जाम वगैरह में आएगा तो इस तरीके से आएगा कि रिसेंटली ई आस्थी सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट। तो इसका मतलब है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है तो डिजिटाइज प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, राइट। चलिए, ये इसके बेनिफिट्स का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा दिया है द हिंदू की तरफ से, इसे आराम से पढ़िएगा, द बेनिफिट्स ऑफ ई आस्थी। नेक्स्ट हम बात करें तो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ प्रावधानों को स्ट्रक डाउन कर दिया अभी हाल फिलहाल। 2013 में गुजरात हाई कोर्ट ने इसके कुछ प्रावधानों को स्ट्रक डाउन किया था, ये कहते हुए कि संसद इस पे कोई भी कानून नहीं बना सकती। इसके रिगार्डिंग 97th अमेंडमेंट एक्ट में है क्या, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिगार्डिंग संसद कोई भी लॉ नहीं बना सकती, कोई भी कानून नहीं बना सकती, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। ये वर्डिक्ट किसने दिया? ये वर्डिक्ट दिया गुजरात हाई कोर्ट ने 2013 में। उसके बाद सेंटर ने, यानी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, आपको सीधी सीधी मैं बात बताऊं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, वो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर में आती है स्टेट लेजिस्लेचर के। किस पावर में आती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज कम अंडर द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर।
और जो सेंटर है ना, जो आप लोग हो ना केंद्र सरकार वाले, वो स्टेट्स की जो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है उसको कम नहीं कर सकते हो, राइट। ये अगर स्टेट की अथॉरिटी है तो आप उसको बना के ऐसे नहीं कर सकते हो, मतलब मन मर्जी से, ठीक है। अगर कोई वैलिड रीजन है तो सुन लेंगे, लेकिन वैसे नहीं इसको कम कर सकते कि ये दायरा आप इसका छोटा कर दो, राइट। हाउएवर द पार्ट 9th बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑपरेटिव ओनली इन सो फार इन एज इट कंसर्न्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसमें देखिए दोस्तों, पंगा क्या हो रहा है कि ये जो प्रोविजंस है इसके अंदर में, जो पार्ट 9th बी के अंदर में आते हैं रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें एक कंसेप्ट और भी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं, ये आपके आते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर में। तो सरकार, केंद्र सरकार ये कह रही है कि देखो भाई, यूनियन लिस्ट के अंदर में आती है, हम काम करेंगे, हमें तो सुधारना है कोऑपरेटिव्स को। जबकि स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नहीं, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है, आप क्यों कानून बना रहे हो, राज्य सरकार को बनाने दो ना। तो ये तनातनी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप चलता रहता है। इसमें 2013 में गुजरात हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि स्टेट का ही रहेगा वर्चस्व। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि स्टेट का ही रहेगा वर्चस्व। अब इसमें का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है दोस्तों कि देखो, अभी हाल फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाई गई। जैसे ही ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाई गई तो सभी राज्यों को ये डर लगने लगा कि अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके काम करेगी तो फिर तो हम तो डिसएम्पावर हो गए, हम तो पावरलेस हो गए, हम किस पे काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे, सब काम तो सेंटर ही कर रहा, राइट। तो वो डर एक हट जाएगा। जो अभी जो मतलब ये वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, उससे स्टेट गवर्नमेंट में वो डर खत्म हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी हाँ ठीक है, अब हम रिलैक्स हैं, इस कॉपरेटिव्स को लेके हम भी काम कर सकते हैं। जजमेंट रिट्रेट्स स्टेट एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ओवर कॉपरेटिव्स विद इन देयर टेरिटरीज, राइट। तो ये सारा कुछ है इसके अंदर में 97th अमेंडमेंट एक्ट क्वेस्ट बाय सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है, समझ आ गया कौन से सन में आया था, ये आपको याद रखना है, कहता क्या है, कौन से पार्ट में है, ध्यान रखना है आपको। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपके डीपीएसपी में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 के अंदर आता है, उसमें आर्टिकल है 43 बी, जो बाद में ऐड किया गया था, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये सब चीजें हैं, और कुछ भी सवाल पॉलिटी वगैरह से तो कंफर्म बनते ही बनते हैं। कम से कम 15 से 22 सवालों के बीच में आता है पॉलिटी का पूरा मतलब सार आपके प्रीलिम्स वगैरह के एग्जाम में। तो इसको अच्छे से पढ़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ द डे, राइट। चलिए एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं फटाफट क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा नेशनल हेल्थ मिशन, फिर स्माइल स्कीम, फिर इंडियाज विंड एनर्जी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ई आस्ती, एंड फाइनली 97th अमेंडमेंट एक्ट। कल के एमसीक्यूज का आंसर देने का समय आ गया है। इको निवास संहिता 2021 हाल फिलहाल देखा गया था न्यूज में। इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आंसर इज नो। ये मंत्रालय नहीं है, तो पहला हो जाता है गलत, ये बिल्कुल सही दिया गया है, तो आंसर इज 2 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर कृष्णा? तो तुंगभद्रा, मल्लप्रभा, कोयना, ये जो है कृष्णा नदी के ट्राइब्यूटरीज हैं, ये इनमें से ऊपर कोई भी नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। एंड तीसरा सवाल था हमारा, स्ट्राइव, राइज, संकल्प, असीम, इनमें से कौन सा स्किल डेवलपमेंट स्कीम है? तो इसमें से आप देख सकते हैं स्ट्राइव है, संकल्प है, असीम है, राइज नहीं है, राइट। राइज एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम नहीं है, तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। आज हम कोई भी सवाल नहीं ले रहे दोस्तों, हम कल के सेशन में जो है सवाल फिर से लेके आएंगे आपके लिए। तो आज के तरफ से इस सेशन में मेरी तरफ से इतना ही, हम मिलेंगे अगली बार। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।